हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये पाई जाती है पादपों में और कुछ प्रोकैरियोट्स में। वाई? क्यों? क्योंकि एक तो ये दृढ़ है। इस वजह से क्या होगा कि ये पर्टिकुलर सेल को मजबूती देगी, और यही तो चाहिए, यही तो चाहिए हर एक सेल को, यही तो चाहिए कि मजबूती मिले। कवक में भी मिलेगा, पौधों में भी मिलेगा, और कुछ प्रोकैरियोटिक्स में भी मिलेगा। ये दृढ़ है, निर्जीव आवरण है, मतलब ये जो सेल जिससे कोशिका भित्ति बनेगी ना, अभी वो चीज़ जीवित नहीं है, वो डिपोजिशन है। वो डेड होती है और डिपॉजिट हो जाती है। इस तरह से एक मोटा आवरण बना लेगी दृढ़ हो के। ये दृढ़ है, मतलब कि किसी चीज़ को अंदर नहीं आने देगी और ना ही अंदर से कोई चीज़ को बाहर जाने देगी। बैरियर है, इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल है, हिंदी में बोलते हैं अपारगम्य, अपारगम्य। ठीक है, इतनी मजबूत होती है, मतलब मजबूती देखो इसकी, ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही है। और बाहर से कोई भी अगर इसे माइनर या मेजर हानि पहुंचाने की कोशिश करे या संक्रमण करने की कोशिश करे तो इसे बचा लेगी। नेक्स्ट देखो, आसपास में कोशिकाओं के बीच में थोड़ा बहुत संपर्क भी रहता है। ऐसा नहीं है कि ये कोशिका अलग हो गई और ये कोशिका अलग हो गई, नहीं, संपर्क रहेगा, इनके बीच में संपर्क रहेगा। ठीक है, बिल्कुल संपर्क रहेगा। ऐसा मत सोचना कि संपर्क ही छोड़ दिया है, लो साहब ये इतनी खतरनाक डिपोजिशन हो गई, संपर्क ही छोड़ दिया ना। कोशिका भित्ति अगर पादपों में है तो पादपों में ठीक है, कवक में है तो कवक में ठीक है, प्रोकैरियोट में तो प्रोकैरियोट में ठीक है, बट ये आवागमन का साधन छोड़ेंगे भाई, आवागमन का साधन छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे, ताकि कुछ भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सके। लेकिन सिर्फ शर्त है, स्वयं के लिए करेंगे ये चीज़, सिर्फ स्वयं के लिए करेंगे ये चीज़। और ये जो छोड़ रखी है ना, ये जो चीज़, ये चैनल से, ये प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। ये क्या है? कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा है। आने जाने देंगे, आवागमन चलने देगा। ये दृढ़ आवरण जो बनाता है, ये किस किस चीज़ का होता है ये मैं बताती हूँ आपको। ये दृढ़ आवरण है, चलो मानते हैं कि दृढ़ है, मजबूत है, डेड है, किस किस चीज़ का बना हो सकता है? तो ये अंदर देखो कोशिका झिल्ली होगी, देख रहे हो? बाहर वालों के लिए तो ये और होता ना, कितना मजबूत, देखो कुछ भी अंदर नहीं आने देता, लेकिन अंदर से क्या, ये आने जाने दे रहा है, ये अंदर से आने जाने दे रहा है। अब ये जो आवरण है, ये जो दृढ़ आवरण है, वो किस किस का बनाता है? गिनते जाओ। अगर मैं ये एल्गी की शैल बोलूँ तो एल्गी में ये सेलुलोज का बना है, दूसरा गैलेक्टेंस, याद करो, तीसरा मैनोज, और चौथा काफ़ी मजबूत, ये तो कवच तो जानवरों में पाया जाता है, जो मोलस्का है ना, मोलस्का, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर गाइस? अगर पौधों की बात करूं तो ये किसका बनेगा? ये किसका बन रहा है? ये आवरण किसके बन रहे हैं? सेलुलोज पहला, हेमीसेलुलोज दूसरा, पैक्टीन, कुछ प्रोटीन, कुछ लिग्निन भी हो सकता है, कोलेजन भी हो सकता है। अच्छा, और नए नए जो न्यूली फॉर्म्ड पादप है, अभी नए नए हैं बेचारे, मार्केट में आए हैं, हरा हरा तना है, इनके जो प्राथमिक भित्ति है उसमें तो ग्रोथ होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी ग्रोथ खत्म और ये दृढ़ होते जाते हैं। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ये देखो, ये वाली जो मध्य में होगी ना, बीचों बीच मध्य पटलिका, पटलिका, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की। बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है, कोशिकाओं को आपस में चिपकाए हुआ पकड़े रखती है। ये अटैचमेंट दे रही है, देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, अटैचमेंट दे रही है, अलग अलग ना हो जाए। मजबूत ये भी है, देखो कितनी मजबूत है, अलग अलग नहीं होने देगी। इस कोशिका को, पहली कोशिकाओं को दूसरी कोशिका से अलग नहीं होने देगी।
कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में देखो जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। ये देखो दिखा दिए मैंने प्लाज्मोडेस्माटा, ये दिखा दिया आपको। क्लियर गाइस? इससे क्या है, आवागमन हो जाता है किसका, चाहे गैसों का हो चाहे कोई फूड का हो। देखो किसका, मैं लिख देती हूँ किसका, कोई गैस आस पास जानी चाहिए इस एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, तो इसका आवागमन करवाएगा। कुछ फूड है, कोई फूड है उसका आवागमन कराएगा। अब फूड कौन सा हो सकता है भाई, सुक्रोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है। फ्रक्टोज सिर्फ फ्रूट्स में मिलती है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना उसमें फ्रक्टोज मिलती है, एक्सेप्ट ग्रेप्स। आड़े तिरछे रूप में स्थित होती है जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। ओके क्लियर हो गया। देखो इसका द्रव्य से ये जोड़ाएगा, देखो मैं अलग पेन से दिखा दूँ, ये देखो ये देखो, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो ये जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर ये बाहर से जा रहा है तो मतलब ये एपोप्लास्टिक पाथवे ले रखा है, और अगर ये स्ट्रेट जा रहा है, ये लोसा भेदता हुआ, तो ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है। मैंने बताया था ना, अवकाशों से होकर जाने वाला एपोप्लास्ट पाथवे। याद करो मैंने जाइलम और फ्लोएम में पढ़ा दिया है। और अगर एक कोशिका से भेदता हुआ दूसरी में एंट्री ले रहा है, एक कोशिका को भेदता हुआ दूसरी में एंट्री ले रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पाथवे है वो सिम्प्लास्ट है। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मैं बस ये सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने का नहीं है, इसको लिख के आना है जब क्वेश्चन आ जाए तब। ये 4 लाइनों से कुछ भी नहीं होगा, मध्य पटलिका प्राथमिक पटलिका, ना जितना पढ़ा है ना उतना आना चाहिए आपको इसमें। भाई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आ गया, ज़्यादा व्याख्या में आ गया तो क्या लिख के आओगे, 4 लाइन लिख के आ जाओगे क्या। हाँ भाई बाहर की कवरेन होती है, इस चीज़ की बनी होती है, बस यही काम है। प्रोटेक्शन देगा, हानियों से बचा लेगा, कि भाई कोई काटना चाहे पेड़ को तो ये मजबूती देगा, कोई खाना चाहे तो मजबूती देगा। इतना काफ़ी है क्या, स्ट्रक्चर बना के आओगे। और ये जो मैंने नई टर्म बताई है एपोप्लास्ट पाथवे, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत बढ़िया से, 2-4 बार पढ़ा चुकी हूँ। सिम्प्लास्ट, और मैंने फिर से डिस्कस कर दिया यहाँ पे, इसके बारे में बता क्या होगे, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बता क्या होगे, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये बताओगे। गैसेस कौन सी गैस का विनिमय करेंगे भाई, ये बताना ज़रा मुझे, कौन सी गैसों का करेंगे भाई, CO2 या O2, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या जल का विनिमय कर देंगे, ये लो H2O, ठीक है। नाइट्रोजन गैस वो तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको तो नाइट्रेट की फॉर्म में लेंगे। विनिमय तो कर रहे हैं ना साहब, विनिमय तो कर रहे हैं ना। ये लिख के आओगे क्योंकि तुमने पढ़ लिया ये चीज़, ये लिख के आओगे वहाँ बैठ के, ठीक है। गैसों का विनिमय कर दिया साहब, फूड का विनिमय कर दिया, करवा देगा साहब। कोशिका भित्ति को मैंने बोला कि ये परमिएबल नहीं है, अपारगम्य है, लेकिन खुद के लिए तो पारगम्य है ना, बाहर वालों के लिए तो अपारगम्य है। बाहर से कोई चीज़ देना चाहेगा, मान लो कोई इंसेक्ट या कोई कीट इसको नुकसान पहुँचाने देगा, तो ये पहुँचाने देगा क्या, ना। बाहर वालों की चीज़ के लिए अपारगम्य है ये, बट खुद के लिए तो करेगा ना, खुद के लिए तो सुविधा बनाए रखेगा ना। अंदर से तो क्या मामला चल रहा है वो तुम्हें क्या पता। बाहर से एकदम दृढ़ है, बट अंदर से सब कुछ आने जाने दे रहा है, चाहे से पानी हो, चाहे गैस हो, चाहे फूड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, लिपिड हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, सुक्रोज हो, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सब आने जाने देगा। बाहर से नहीं, ना, बाहर से बिल्कुल नहीं। बाहर के लिए तो इम्परिमेबल है, बाटे ही मार लो चाहे से। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे ख़त्म होती है क्या, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट कौन सी है अपनी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर आ जाओ अब। सबसे पहले हेडिंग है अंतःझिल्लिका तंत्र, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेनिक सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल होंगे, कि भाई जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो भी मैसेज होगा वो किस में जाएगा, ER में, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे मैसेज किस में जाएगा, गोल्जी में। गोल्जी से किस में जाएगा, माइटो में नहीं जाएगा तो परोक्सी में जाएगा। परोक्सी में अगर इसमें नहीं गया तो ये क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, प्लांट्स में। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, वैक्यूल वेसिकल्स में, ठीक है ना, पुट्टिकाएँ। इसके बाद जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये एक सिस्टम है बेटा, एक सिस्टम है। यहाँ से मैसेज यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, और या फिर यहाँ से सब जगह से वेसिकल की फॉर्म में यहाँ पहुँच जाएगा। ये क्या है बेटा, ये एंडोमेम्ब्रेनिक सिस्टम है। ये एडवांस में मास्टर की क्लास में आओगे ना तब पता चलेगा, अभी नहीं।
तभी तो नोटिस करना, कभी भी न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले वो ERC दिखेगी आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी, फिर पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगी, फिर देखो ये आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। समझ रहे हो, न्यूक्लियस, ER, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ये PM। इससे इसमें जाएंगे मैसेज और इससे इसमें जाएंगे। ये पास में क्यों होता है कि मैसेज का ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए। किसकी फॉर्म में होगा, छोटी छोटी वेसिकल्स बनेगी, इसके पास जाएगी, फिर यहाँ से वेसिकल्स बनेगी, इसके पास जाएगी, यहाँ से बनेगी, इसके पास जाएगी, यहाँ से बनेगी, इसके पास जाएगी और ये से मिल जाएगी। अगर वेसिकल्स नहीं जा रही तो कोई सिग्नल जाएंगे, ये सिग्नल देगा इसको, ये सिग्नल देगा इसको, ये सिग्नल देगा इसको और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी। अपनी काम ऐसे होता है। सबसे पहले इस एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम का पार्ट है ER, न्यूक्लियस बाद में पढ़ेंगे। ER पहले मुंह देख लो, इसकी मुंह दिखाई कर लो पहले ER की मुंह दिखाई कर लो। ये देखो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के छिद्र हैं, दिख रहे हैं साहब, दिख रहे हैं। इसी से देखो ये वलय निकल रही है, देखो ये संरचना, ये देखो, ये देखो, ये क्या है मेरे बच्चों, यही तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपदवीय जालिका है। ये दिख रही है साहब, दिख रही है। ओके, नेक्स्ट हटा दूँ इसको, थोड़ा क्लीन कर दूँ। ये है अंतःपदवीय जालिका, कैसी दिख रही है, नलिका सी दिख रही है, एकदम ट्यूब जैसी संरचनाएं दिख रही है। और इस पे क्या उपस्थित है, इस पे उपस्थित है, ये देखो क्या है, ये क्या है, राइबोसोम क्या करते हैं, मैंने बताया था, प्रोटीन संश्लेषण। कैसे बताया था कि 2 राइबोसोम है, इसके बीच में रहता है mRNA और ये प्रोटीन बनाना चालू कर देगा। ये प्रोटीन निकलेगा, ट्विस्ट होगा और फंक्शन करेगा। क्लियर गाइस, यही है, मतलब ER ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या फंक्शन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो, आप ले लो भाई अगर इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा गया तो ये ऐसी दिखी। देखो क्या बताना चाह रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। चपटी आपस में जुड़ी हुई थैली युक्त नलिकावत जालिका है और ये एंडोमेम्ब्रेनिक सिस्टम में बिखरी हुई रहती है। ये अंतःपदवीय जालिका कहलाती है, जाल रूप में रहती है। राइबोसोम अगर प्रेजेंट है, अगर अंतःपदवीय जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे खुरदरी। और अगर राइबोसोम एब्सेंट है, अगर अनुपस्थित है तो इसे बोलेंगे चिकनी। ये देखो चिकना माल। अच्छा ये तो गोल्जी है, कहाँ पे दिखाऊँ, देखो ये देखो, इधर देखो, इधर राइबोसोम है क्या, देखो नहीं है, देखो इधर राइबोसोम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये वाली होगी चिकनी, ये है चिकनी ER और ये जो थी वो खुरदरी थी, खुरदरी ER। खुरदरी इसलिए क्योंकि राइबोसोम है, ये चिकनी इसलिए क्योंकि राइबोसोम नहीं है। अब जिसके पास राइबोसोम है वो वाली खुरदरी ER क्या काम करेगी, प्रोटीन संश्लेषण का। बट जो चिकनी है वो प्रोटीन तो नहीं बनाएगी लेकिन वो स्टोरेज करेगी हर चीज़ का, वो स्टोरेज करेगी बेटा हर चीज़ की। जिनके पास राइबोसोम नहीं है वो कौन सी होती है, चिकनी। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में श्रावण में, अच्छा देखो आ गई लाइन, जो प्रोटीन बनाएगी उस पे बनेगा प्रोटीन जिस पे राइबोसोम है। राइबोसोम किस पे होगा, ER पे। अगर ER पे राइबोसोम है, अगर ER पे राइबोसोम है तो समझ जाओ वो प्रोटीन बनाएगी। यहाँ पे देखो प्रोटीन बनते जाएंगे, यहाँ पे बेचारे आराम फरमा रहे हैं राइबोसोम और बैठे कुर्सी मिल गई, बैठे प्रोटीन बनवा रहे हैं। यहाँ से ये राइबोसोम प्रोटीन्स बनवा रहे हैं। ये क्या है, ER है और ये क्या है, ये राइबोसोम है और ये क्या है, प्रोटीन है। ये लो काम हो रहा है। ये काफ़ी फैली हुई होती है केंद्र के बाहर। अच्छा ठीक है, चिकनी अंतःपदवीय जालिका लिपिड संश्लेषण के काम में काम करती है, लिपिड बनाएगी। लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकनी, अच्छे से। और जिन पे नहीं है, जिन पे राइबोसोम नहीं है उन्हें कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी। ये क्या काम करेगी, ये अपने अंदर किसका संश्लेषण करवाएगी, लिपिड का सिंथेसिस। और जो भी कुछ स्टोरेज करना होगा वो स्टोरेज करेगी। लिपिड क्यों बना रही है, याद है अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी है।
लिपिड बाइलेयर की बनी है, पता है सबको। ये बाह्य त्वचा और ये अंदर वाली, ये अंदर वाली। क्लियर गाइस। ये फॉस्फोलिपिड जाएगा इसी के पास। बनाओ रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाओ। तो ये हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनेल क्लियर हो गया अंतःपत्ती जालिका। पहला कौन सा पढ़ा था हमने, कोशिका भित्ति, और दूसरा क्या पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गोल्जी, कर्डी और लाइसोसोम ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, चिंता ही नको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू अ लॉट गाइस।